Hello everyone, welcome you all in my new lecture Law of Mechanics from the subject Elements of Mechanical Engineering। तो आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या लॉ हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change its state by the action of external force। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो एज इट इज वो रेस्ट में रहेगा। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ को देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट, दिस सेकंड लॉ स्टेट दैट the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी एम वी मास एंड वेलोसिटी अपॉन डी टी टाइम। यहाँ हम अगर देखें, यहाँ पर मास कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी वी अपॉन डी टी। इस क्वांटिटी की अगर बात करें, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू ए एक्सीलरेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k, f इज इक्वल टू के एम ए। f अगर हम यहाँ पर f को 1 यूनिट, m को 1 kg, एक्सीलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो k की वैल्यू हो जाएगी 1। k की वैल्यू 1 जब यहाँ रखेंगे तो F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑल द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम कहीं भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हमें रिएक्शन मिलती है जो उस फोर्स के इक्वल होती है। जैसे मैं यहाँ फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे फ्लोर के अंदर से एक रिएक्शन लगी हुई है जो मेरे वेट के इक्वल है, इस वजह से मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं वॉल को पुश करता हूँ, दीवार को धक्का देता हूँ, तो वॉल की तरफ से मेरे हैंड पर एक रिएक्शन होगी जो उस फोर्स के इक्वल। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि हर एक फोर्स की जो हमने एक्शन किया है उसकी एक रिएक्शन होगी और जो वो सी के इक्वल होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये न्यूटन के 3 नियम थे। अब हम करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी नियम क्या है न्यूटन का? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेटमेंट दैट एनी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स attracts any other with a force varying directly as the product of the masses and inversely as the square of distance between them। ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी बॉडी हैं, वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, और वो फोर्स उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक बॉडी जिसका मास m1, सेकंड बॉडी जिसका मास m2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज F, दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस R।
तो ये प्रोपोर्शनल फोर्स F is directly proportional to multiplication of both mass m1 into m2 and inversely proportional to the distance between them square. तो F is directly proportional to m1 m2 upon r square. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा g. F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल. अब बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स. ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट when two vectors are represented as two sides of a triangle with the order of magnitude and direction, then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant vector. ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई भी दो फोर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर दोनों फोर्स सेम ऑर्डर में लिए हुए तो उसका रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट इन डिफरेंट ऑर्डर. जैसे यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक फोर्स है आपका ए, वेक्टर ए बी एंड ए. देन सेकंड फोर्स बी सी, वैल्यू बी. ये दोनों फोर्स अगर किसी ट्रायंगल की दो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका रिजल्टेंट उस ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा और वो अपोजिट साइड में होंगे. ऑर्डर इन दोनों का ऑर्डर है ये, देन दिस ऑर्डर, और जो इसका ऑर्डर होगा वो इसके रिवर्स होगा, क्लोजिंग साइड होगी. अगर यहाँ से हम रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट है हमारा सी. सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो ट्रायंगल लो, कोई भी दो फोर्स अगर ट्रायंगल की दो साइड को सेम ऑर्डर में लिए हुए रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसकी क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा. पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स. पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taking in the opposite order. अगर मल्टीपल फोर्सेस किसी पॉलीगन की डिफरेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फोर्सेस सेम ऑर्डर में लिए गए हों तो उन सभी का जो रिजल्टेंट होगा उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट अपोजिट ऑर्डर में होगा. जैसे यहाँ पॉलीगन बनाया हुआ है, फर्स्ट फोर्स ए, सेकंड फोर्स बी, थर्ड फोर्स सी, फोर्थ फोर्स डी. चारों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लिए गए. अगर इनका रिजल्टेंट निकालना होगा, इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड इसका रिजल्टेंट होगा आर, बट अपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर इसका अपोजिट होगा. तो यहाँ से देखने पर R इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो रिजल्टेंट आ जाएगा चारों वेक्टर का एडिशन. नेक्स्ट लॉ है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स can be moved anywhere along its line of action without changing the external reaction forces on the rigid body. अगर कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ है तो उस फोर्स को हम उसी लाइन पर कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसे बोलते हैं हम ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स. जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर यहाँ फोर्स लगा हुआ है तो इस फोर्स को इस पूरी लाइन में हम कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसकी लेफ्ट साइड की जगह हम इसे राइट साइड में दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है. बॉक्स यही है, इसे पुश की जगह हम यहाँ पर पुल कर रहे हैं, उसी लाइन में सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है. दूसरा एग्जाम्पल ये लिया गया है एल शेप. इसमें यहाँ एक फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को इस पूरी लाइन में हम कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. इस फोर्स को हम
इस लाइन में आप पीछे लेके गए तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो ये हो गया ट्रांसमिसिविटी ऑफ फोर्स। अब जैसे यहाँ देखें, अगर हम इसमें 3 फोर्सेज लगे हुए हैं और तीनों का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस फोर्स को अगर इस पॉइंट पर लेके जाएंगे डायरेक्शन ये होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, जो यहाँ दिखाया गया, सेंटर पर लग सकती है। तो ये हो गया ट्रांसमिसिविटी ऑफ फोर्स। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में यही टॉपिक स्टडी किए हमने। न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ, देन ग्रेविटेशनल के बाद ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी ऑफ फोर्स। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई दिक्कत होती है समझने में, पढ़ने में, या कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरी कांटेक्ट डिटेल। आप मेरी मेल आईडी vijay.kumar@ebsit.in, इस पर मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9711305708, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूँगा। क्लियर? तो आज का वीडियो इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।